मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ पावर शेयरिंग वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम पावर शेयरिंग को अच्छे से कवर करने वाले हैं। कई सारे बच्चों के पीरियोडिक टेस्ट में भी आ जाता है ये वाला चैप्टर एंड बोर्ड एग्जाम में तो आना ही है, तो आपको बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है। साथ ही में ये चैप्टर आपको सिखाता है कि क्यों सबको अपनी अपनी पावर दे देना या फिर पावर को बांट देना ज्यादा जरूरी होता है फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी हमने पूरे वन शॉट रिवीजन में बहुत अच्छे से बात की, वो वीडियो भी आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अगर नहीं देखा है तो देख लो, नोट्स उसमें से बना लो और चीजों को अच्छे से कवर करके पेटी पैक करके रख दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। एनसीईआरटी सोल्यूशन के भी एनसीईआरटी सोल्यूशन भी इस चैप्टर के मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। ठीक, बात करते हैं पावर शेयरिंग की। तो इसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका की, अगर याद नहीं है आपको तो मैं स्टोरी थोड़ी सी रिवाइंड करा दूं। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हमने बात की थी कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका ने ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन दोनों को उसको हैंडल करने का तरीका काफी अलग था। और इस रेस में जो है वो बेल्जियम जीतता है एंड बताता है कि कैसे अगर गवर्नमेंट चाहे या किसी भी कंट्री के लीडर्स चाहे तो वो लोगों के बीच के डिफरेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट को डेमोक्रेटिकली अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं, बाकायदा वो चाहे तो, है ना। बेल्जियम ने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ताकि लोगों के हिसाब से काम हो सके और हर एक कम्युनिटी, हर एक देश में रहने वाला बंदा साथ में रह सके, बढ़िया से रह सके और देश पार्टीशन से बच जाए। वहीं श्रीलंका में वहां पर जो मेजॉरिटी में रहने वाले लोग थे, मतलब जो कम्युनिटी गिनती में ज्यादा थी, उन्होंने अपनी चलाई। उन्होंने गिनती में कम वाले लोगों को यानी कि माइनॉरिटी की नीड्स या उनकी इच्छाओं का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी चलाने के साथ साथ में अपना डोमिनेंस भी दिखाना शुरू कर दिया। उनको अपने आप को ज्यादा पावरफुल बताना जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से माइनॉरिटी बहुत परेशान हुई और वहां पर सिविल वॉर जैसी स्थिति इमर्ज हुई। फिर हमने चैप्टर में ये भी बात की थी कि पावर शेयरिंग आखिर जरूरी क्यों है, किस तरीके से होता है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। तो ऐसे करके हमने पूरे चैप्टर को बढ़िया से कवर कर लिया था। ठीक, अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगर आप आए हो इस वीडियो को देखने के लिए तो कॉपी पेन लेकर बैठना, बिना कॉपी पेन के बैठना नहीं है। जितना भी लंबा वीडियो हो रहा है, वी नीड टू मेक श्योर कि आप जितने समय पे बैठ रहे हो वो टाइम आपका प्रोडक्टिव हो। ऐसा नहीं कि अभी बैठ के देख रहे हैं, बाद में लिख लेंगे, फिर कभी याद आ रहा है कि हाँ फिर एग्जाम में बहुत लोड हो जा रहा है, वैसे वाला काम नहीं करना है। हमको थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलना है और जितना समय हम पढ़ाई को दे रहे हैं वो समय ऐसे देना है कि अगर कोई रात में चाटा मार के भी उठाए तो हम पहले आंसर बोले, उसके बाद उसको चाटे का जवाब दें। ठीक है, तो आपको अच्छे से लिख लेना है। ये जो क्वेश्चन है ये रैंडम क्वेश्चंस नहीं है, ये कहीं ना कहीं पुराने साल के पेपर्स में सीबीएसई में आ चुके हैं। ठीक है, तो इनको आप बिल्कुल हल्के पतले में मत लेना, अच्छे से क्वेश्चंस को लिख लेना। ठीक, एक अपने नोट्स अलग बना लो क्योंकि मैं सारे ही चैप्टर्स के जो भी आपको आने वाले हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा ही रही हूँ, है ना। स्टोरीज से आपको अपडेट वगैरह मिल ही जाता है। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म शब्द तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे बच्चे बड़े शब्दों में ही उलझ जाते हैं और क्योंकि उनका मतलब बहुत ईजी होता है, लेकिन हम शब्दों में उलझ जाते हैं तो फिर हमको मतलब जो है वो समझने की ज्यादा इच्छा नहीं रह जाती है। हमको ऐसा लगता है कि शब्द ही बड़ा है तो बहुत डिफिकल्ट होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। शब्दों को अगर हम तोड़ेंगे तो उसकी मीनिंग हमको अपने आप समझ आ जाएंगे। मेजॉरिटेरियनिज्म में हमको दिख रही है मेजॉरिटी शब्द हमको दिख रहा है ना, और ये टेनियनिज्म और शन और ये सब आगे जो शब्दों में लगते हैं ये कहीं ना कहीं उस फेनोमेना को ही समझाते हैं। पहला शब्द अगर समझ आ गया मतलब आपने शब्द का मतलब तोड़ लिया है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है, क्योंकि हमको इसमें मेजॉरिटी शब्द दिख रहा है तो इट इम्प्लाइज जब गिनती में ज्यादा लोग, जैसे एक देश है ना, अब उसके अंदर 2 कम्युनिटीज हैं, एक कम्युनिटी के मेंबर्स ज्यादा है और दूसरी कम्युनिटी के मेंबर्स कम है, तो जो गिनती में ज्यादा लोग हैं वो जब अपनी चलाने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये देश पूरा हमारा ही होना है और हम जैसा बोलेंगे वैसा ही होना चाहिए क्योंकि हम गिनती में ज्यादा है, हमारे जो रिचुअल्स है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो बोली है वही पूरा देश अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अगर ऐसा वो अपना वर्चस्व बना के रखते हैं तो ऐसे फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, मेजॉरिटेरियनिज्म, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मेजॉरिटेरियनिज्म इज रूल बाय मेजॉरिटी। जब मेजॉरिटी, गिनती में ज्यादा लोग रूल करने लगे तो उसको क्या कहा जाता है, मेजॉरिटेरियनिज्म कहा जाता है, बाय डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेस ऑफ माइनॉरिटी। ये सबसे बड़ी लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मेजॉरिटेरियनिज्म को आप 2 पॉइंट्स में
कंक्लूड कर सकते हो। नंबर 1 इज रूल बाय मेजोरिटी, मेजोरिटी का रूल होना। साथ ही में जो दूसरा पॉइंट है ये आपको जरूर से इंक्लूड करना है कि वो माइनॉरिटी की नीड्स और उनकी इच्छाओं को, उनकी जरूरत है और उनकी इच्छाओं को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जा रहा है, मतलब सिर्फ वो अपनी ही चला रहे हैं और अपने हिसाब से ही जीना चाह रहे हैं और दूसरों को भी उसी हिसाब से जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब ये सवाल हमारे दिमाग में आ सकता है कि क्या ये होना अच्छा है या नहीं। सिर्फ इनको पढ़ के छोड़ नहीं देना है, इनको अपने को अपनी लाइफ में उतारना है। भले ये शब्द किसी देश के हिसाब से हो, किसी स्टेट के हिसाब से हो, किसी कम्युनिटी के हिसाब से हो या किसी घर परिवार के हिसाब से हो, जब भी कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप अपनी चलाने लगता है ये सोच के कि वो गिनती में ज्यादा हैं इसलिए उनकी चलनी चाहिए या वो बड़े हैं इसलिए उनकी चलनी चाहिए, तो ये चीज हमेशा हमेशा आपको कुएं में ही ले डुबाएगी। मतलब आपको कभी भी इट विल नॉट बी फ्रूटफुल टू एनीवन, है ना। क्योंकि जब भी एक परिवार में, एक स्टेट में, एक देश में, एक कम्युनिटी में या कहीं पर भी कुछ लोग रह रहे होते हैं तो एवरीबडी वांट्स कि सब अपने अपने हिसाब से रहें, अपने तरीके से रहें, एंड एवरीबडी वांट्स टू हैव देयर ओन पावर, है ना। जब वो पावर सबको मिल जाती है तो दे आर हैप्पी विद ईच अदर कि हाँ भैया तुम्हारे पास भी इतनी पावर है, हमारे पास भी इतनी पावर है, तुमको जो करना है तुम भी वो कर सकते हो, हमको जो करना है वो भी हम कर सकते हैं, अनटिल अनलेस वो किसी को हार्म ना कर रहा हो, है ना। तो फिर सब लोग सुखी रहते हैं। लेकिन व्हेन समबडी ट्राइज कि मेरी चलनी चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हूं, या मेरी चलनी चाहिए क्योंकि हम लोग गिनती में ज्यादा हैं और तुम्हारी नहीं चलनी चाहिए, तो दैट गोज रॉन्ग, राइट। तो ये एक अच्छा फिनोमिनन नहीं है, है ना। बाकी डेफिनेशन तो आई होप आपको समझ में आई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट मेजर वाज अडॉप्टेड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू एस्टेब्लिश सिंहाला सुप्रीमेसी। तो ये बात की जा रही है कि भाई जो सिंहाला लोग थे, है ना, हमने श्रीलंका के केस में क्या पढ़ा था, एक तो सिंहालास थे और एक तमिल स्पीकर्स थे। सिंहाला गिनती में ज्यादा थे 74%, तमिल स्पीकर्स काफी कम गिनती में थे, फिर तमिल स्पीकर्स में भी श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स इंक्लूडेड थे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जो सिंहाला बोली बोलने वाले लोग थे क्योंकि गिनती में ज्यादा थे तो ये चाह रहे थे कि अब जो है वो सब कुछ हमारे हिसाब से चलना चाहिए क्योंकि हम लोग गिनती में ज्यादा है ना, हम मेजोरिटी फॉर्म कर रहे हैं। तो वो क्योंकि बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को भी मानते थे तो उन्होंने क्या कहना चालू कर दिया कि सारे के सारे जो पूरा स्टेट है, यानी कि जो पूरी कंट्री है, ये सब जो है बुद्धिज्म को माने, है ना, स्टेट फोस्टरिंग हो बुद्धिज्म की। साथ ही साथ में उन्होंने बोल दिया कि सिंहाला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाए पूरी कंट्री की। तो ये काफी हद तक गलत हो रहा था ना। अगर सिर्फ वहां पे सिंहाला 74 के 100% सिंहाला लोग रह रहे होते तो ये कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहां पे दूसरी कम्युनिटी भी अभी थी, भले गिनती में कम थी लेकिन थी, है ना। तो जाहिर सी बात है उनको तो ऐसा लगेगा ना कि यार हम ये नहीं चाह रहे हैं कि श्रीलंका कन जो लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, उसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, पर कम से कम आपको जो बोलना है वो बोलो, हमको जो बोलना है वो बोलने दो, है ना। ये कौन सी बात है कि आप क्योंकि गिनती में ज्यादा हो तो आपकी बोली ही हम बोलें, तो दैट इज नॉट अ पॉइंट, है ना। तो इसकी वजह से ही वहां पे सिविल वॉर भी हो गया था, सिविल वॉर की नौबत आ गई थी। तो किस तरीके से सिंहाला ने अपनी सुप्रीमेसी यानी कि अपने आप को डोमिनेंट बताना शुरू किया, तो क्या क्या किया उन्होंने सबसे पहले तो सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, है ना। साथ ही साथ में उन्होंने स्टेट फोस्टरिंग ऑफ बुद्धिज्म की बात की, है ना। और भी उन्होंने ऐसे प्रिविलेजेस निकाले या ऐसे लॉज पॉलिसीज निकालना शुरू कर दिए जिससे सिंहाला लोग जो हैं, जो पीपल हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन में प्रायोरिटी दी जाए, प्रेफरेंस दी जाए। तो इसके वजह से उन लोगों को जो श्रीलंकन तमिल्स थे या तमिल लोग जो थे कुल मिला के, उनको बड़ा बुरा लगने लगा, है ना। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको सिर्फ इसमें इतना ही, मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है ताकि आपको ध्यान रहे कि आखिर बात किस बारे में हो रही है। कई बार हम भूल जाते हैं ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमको सिर्फ इतना पूछा है कि सिंहाला लोगों ने अपनी सुप्रीमेसी बढ़ाने के लिए या अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या किया। सुप्रीमेसी मतलब अपने आप को सुप्रीम बताने के लिए, अपने आप को औरों से बड़ा बताने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने बोला कि सिंहाला अब श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। दूसरे में उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने
प्रेफरेंशियल पॉलिसीज निकाली जिसमें उन्होंने ये कुछ भी इस तरीके की चीजें उन्होंने बोली जिससे ये साबित हुआ कि वो सिहाला लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। साथ ही साथ में स्टेट फोस्टरिंग ऑफ बुद्धिज्म वाज आल्सो प्रपोज्ड कि अब स्टेट ही इस बुद्धिज्म को फोस्टर करे और आगे बढ़ाए, क्योंकि सिहाला लोग बुद्धिज्म को मानते थे। तो ये जो है इस तरीके से उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी जो है उसको एस्टैब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज मेंट बाय द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होने का क्या मतलब है? तो ये कहाँ पे पढ़ा था हमने? जब हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ते हैं, है ना, एनसीईआरटी में, उसमें जब हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा, जो एक पॉइंट था जिसमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात की जा रही थी, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव्स, है ना, तो उसमें हमने सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी पढ़ा था। अच्छा, अब ये आंसर कैसा होना चाहिए? तो आंसर कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस से आप क्या समझते हैं। तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है, जिसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर जो है वो अपने अपने में डिवाइडेड रहती है ना, सबकी अपनी पावर होती है, किसी की कोई पावर ज्यादा किसी की कम नहीं होती, सबको अपनी अपनी इंडिविजुअल पावर दी जाती है जो कि नॉन कंपेरेबल है ना। साथ ही में इसमें यह भी इंश्योर किया जाता है कि कोई सा भी ग्रुप, या भले वो लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, कोई भी हो, वो अपनी पावर्स का गलत उपयोग ना कर रहा हो। इसलिए हर एक ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर चेक रख सकता है, चेक रख सकता है, ठीक है, एक दूसरे का ध्यान रख सकता है, एक दूसरे के ऊपर नजर रख सकता है कि अच्छा ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी के कारण जो है वो बैलेंस बना होता है पूरी की पूरी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में। इसी को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस या फिर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। तो बस वही पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख दो कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये शब्द यूज करना जरूरी है। इस आंसर के लिए कीवर्ड्स आपके क्या हो जाएंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना, इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का टर्म यूज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस शब्द आपको अंदर आंसर में यूज करना जरूरी है ना। तो इस तरीके से अगर आप अपने क्वेश्चन लिखते हो तो फुल मार्क्स मिलना नो डाउट, आपको 110% फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है जिसमें पावर शेयर होती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। किन किन के बीच में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। किस तरीके से? तो इससे क्या होता है, इससे ऑर्गन्स जो है वो सेम लेवल पे रहते हैं और अलग अलग पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऊंचा है, कोई किसी नीचा है, कोई किसी की हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं है। तीनों अलग अलग हैं, अपनी अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है ना, मतलब सब बराबरी पे है। ठीक, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि कोई भी अपनी पावर्स को अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज गलत तरीके से तो नहीं कर रहा है। दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, है ना, मतलब वो उनकी जो पावर है उसको गलत तरीके से या फिर अनलिमिटेड तरीके से तो यूज नहीं कर रहा है ना। साथ ही में आपको लास्ट में लिख सकते हो कि हर ऑर्गन जो है वो एक दूसरे के ऊपर चेक रखता है, हेंस बैलेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द डेमोक्रेसी या ऑर्गन्स ऑफ द कंट्री, है ना। तो आपका आंसर एकदम कंप्लीट सम अप हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है तो इसमें सबकी पावर्स बराबर होगी। वर्टिकल ऐसा होता है ना, ऐसी लाइन होती है वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल में क्या होगा, एक ऊपर होगा, एक बीच में होगा, एक नीचे होगा, एक उससे नीचे होगा, समझ गए। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में आप क्या लिख सकते हो कि ये भी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, ये भी फॉर्म ऑफ पावर है, जहां पे पावर जो है वो गवर्नमेंट के लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। लेवल्स कैसे? लेवल जो हमारा यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल म्युनिसिपैलिटी या फिर पंचायत जो जिसको हम कहते हैं, या लोअर लेवल आप इसको कह सकते हो। इन तीनों लेवल के बीच में या अलग अलग लेवल्स के बीच में पावर शेयर की जाती है। ये डिवीजन ऑफ पावर जो है वो हायर से लोअर लेवल गवर्नमेंट के बीच में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसी को इसलिए वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज मत होना। वर्टिकल लाइन कैसी होती है भाई, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना भाई। ये क्या हो गया? हाँ, तो ये हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि वर्टिकल लाइन ऐसी होती है ना। तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, मतलब ये एक ऊपर है, एक नीचे है, एक और नीचे है, तो ये लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इसकी पावर ज्यादा है, इसकी थोड़ी ठीक ठाक है, इसकी थोड़ी ठीक ठाक है, ऐसा। वहीं अगर हम हॉरिजॉन्टल बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है, तो ये सब एक ही लेवल पे है ना, सब बराबर बराबर लेवल पे, सबकी अपनी अपनी अलग पावर्स है ना, नॉन कंपेरेबल। समझ आया? ठीक है, तो ये आंसर हमारा कुछ इस तरीके से सम अप हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंपेयर द डिफरेंट वेज इन विच बेल्जियंस एंड द श्रीलंकन्स हैव डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ये आपका चैप्टर ही सम अप कर देता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपको ऐसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि बेल्जियम ने कैसे डील किया, आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि श्रीलंका ने कैसे डील किया, आपसे एक आंसर भी बनाया जा सकता है। तो आप ये वाला कर लो, सिर्फ इतना आंसर। तो बेल्जियम और श्रीलंका का अलग अलग पूछेंगे तो भी आप लिख पाओगे ही, कोई डाउट ही नहीं है। तो पूरे का हम समझ लेते हैं कि दोनों को हमको कंपेयर करना है कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ने किस तरीके से कल्चरल डाइवर्सिटी जो थी, है ना, मतलब जो सामाजिक तौर पे उनके यहाँ पर विभिन्नताएं थी, मतलब अलग अलग कल्चर्स उनकी कंट्री में रह रहे थे, तो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी उससे उन्होंने कैसे डील किया। तो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम के लीडर्स को ये रियलाइज हुआ कि यूनिटी ऑफ द कंट्री बहुत ज्यादा जरूरी है ना, इसीलिए उन्होंने सबकी, हर कम्युनिटी की फीलिंग्स और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसे मेजर्स लिए कि दोनों कम्युनिटी साथ में पावरफुल फील करे और साथ में रह भी सके। तो आप आंसर क्या लिख सकते हो, बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका वर डेमोक्रेसी येट दे हैव डेल्ट विद प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी वेरी डिफरेंटली। दोनों डेमोक्रेसीज थे लेकिन दोनों ने कल्चरल डाइवर्सिटी के प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से हैंडल किया। बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम के लीडर्स को रियलाइज हुआ कि यूनिटी जो है वो कंट्री की काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उन्होंने दोनों कम्युनिटीज की फीलिंग्स और इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने कुछ इस तरीके के मेजर्स उठाए कि दोनों कम्युनिटी पावरफुल फील करे, है ना, और कॉन्फ्लिक्ट किसी में भी ना हो। ठीक, वहीं श्रीलंका ने क्या किया, उसने तो दोनों कम्युनिटीज जो है वो काफी ज्यादा टेंशन में हो गई क्योंकि सिंहालीज ने कह दिया था कि अब जो है वो हमारी चलेगी। उन्होंने डिनाई कर दिया था द पावर्स, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड रिलीजियस, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक राइट्स टू तमिल लीडिंग टू सिविल वॉर, है ना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ कि वहां पे सिंहालीज ने एजुकेशनल, पॉलिटिकल, जो भी सिटीजन वाली राइट्स है या जो भी उनकी रिलीजियस राइट्स है, कल्चरल राइट्स है, सारी की सारी राइट्स, तमिल्स की सारी राइट्स को डिनाई कर दिया, जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए और उसी की वजह से वहां पे सिविल वॉर भी हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप इसमें बता सकते हो। सो दैट सम्स अप योर एंटायर आंसर। पावर शेयरिंग इज कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डू यू एग्री। कई बार सिविक्स से आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का आता है ना, मतलब फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आता है आपको, मतलब फिलोसॉफी से रिलेटेड कि आप बताओ, ये एक स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर उसके बारे में उसके ऊपर आपसे राय पूछते हैं, जैसे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, उससे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिविक्स के मैक्सिमम चैप्टर्स से इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको तो बिल्कुल मिस नहीं करना हमको, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। क्या आपको ऐसा लगता है, मतलब हमारी स्पिरिट क्या है, मतलब हमारी स्पिरिट जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो वैसे ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग क्या ज्यादा जरूरी है, या आपको क्या लगता है, तो ये हमको बताना है। तो हाँ, बिल्कुल ये काफी ज्यादा जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होना, क्योंकि इसकी वजह से या इसकी मदद से जो लोगों के बीच में डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के रूप में डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, जो भी डाइवर्सिटी है, ये उसको रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है कि पावर अगर सब में शेयर हो गई तो सब खुश। शादी में अगर आप देखते हो मामा, फूफा, मासी सब लोग आते हैं, अब अगर किसी को आप नहीं पूछोगे, एक को ज्यादा पूछ लिया, एक को कम पूछा, तो उसको बुरा लग जाता है ना, है ना। वहीं अगर हम क्या करें, सबको इकट्ठा बिठाते, कहते मामा जी आपको एक काम संभालना है, फूफा जी आपको एक काम संभालना है, आपके घर की शादी है ना, सबको बराबरी से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, सबको कह दिया जाए कि अरे आप ही के बच्चे हैं, आप ही को सारा काम संभालना है, तो ऑल ऑफ देम विल फील पावरफुल और कोई पूरा नहीं मानेगा। सब अपने अपने काम में लगेंगे, देन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनी करते रहेंगे, तो सबको लगेगा कि हाँ यार अपने घर जैसी फीलिंग आएगी उनको, नहीं तो सब मुंह फुला के बैठे रहेंगे। तो वही सेम चीज गोज फॉर डेमोक्रेसी। सारी चीजों को अगर हम परिवार के तौर पे समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक, तो सेम थिंग्स गोज फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग अगर आप कर दोगे तो जो भी डाइवर्सिटी है वो काफी हद तक सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करने में मदद करेगी। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो, अगर सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो वायलेंस और पॉसिबल इंस्टेबिलिटी के बीच में को लीड करता है। मतलब फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में तो जाहिर सी बात है पूरे देश में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो जाती है ना, क्योंकि रहने वाले तो वही लोग हैं। जैसे हमारा घर है, अब एक बड़े पापा है, एक चाचा है, एक ताऊ जी, मतलब एक बुआ है, सब लोग मान लो साथ में रह रहे हैं। तो फिर ऐसे में जब सबके बीच क्योंकि सबकी सोच अलग होती है, तो अगर सारे के सारे लड़ भिड़ने लगे तो पूरा घर बहुत अनस्टेबल लगेगा ना यार,
कि यार सब लड़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, कैसे घर चलाएं कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं अगर सबकी राय को दिमाग में रखते हुए, सबकी मीटिंग्स करा के, सबको साथ में बिठा के, एक टाइम का खाना साथ में खा के, एक दूसरे की राय को समझदारी से समझ के अगर चीज़ों को हैंडल किया जाए तो कितना स्टेबल घर लगता है। यू विल फील हैप्पी इन दैट हाउस। तो सेम गोज फॉर अ कंट्री। अगर कंट्री के लोग सुखी रहेंगे तो पूरी कंट्री स्टेबल रहेगी, वरना लोग अगर लड़ते भिड़ते रहेंगे तो दूसरे मजे मार जाते हैं। ठीक, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर भी जमाए रखने के लिए पावर शेयरिंग जो है वो काफी हद तक सही है और एक अच्छा तरीका है। Analyze how majoritarianism has increased the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. हमको बताना है कि कैसे मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको एलिनिएट फील होने लगा, है ना। मतलब उनको ऐसा लगने लगा कि अब हम हमारे देश से काफ़ी हद तक अलग हैं। मतलब उनको एकता वाली फीलिंग जो है उनके दिमाग से चली गई। मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हमको बताना है कि जो मेजोरिटेरियनिज्म हमने देखा श्रीलंका में, उसके कारण जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको एलिनिएशन वाली भावना किस तरीके से अंदर आने लगी। जाहिर सी बात है, वही घर वाला एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि अगर दो लोग अपनी चलाने लगे और अपने हिसाब से बोले कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, तो बाकी सारे लोगों को ऐसा नहीं लगने लगता घर में कि यार हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता है, क्या मतलब है हमारा यहाँ रहने से, हमारी तो इच्छाओं का कोई महत्व ही नहीं है, लगने लगता है ना घर में। वैसे ही सेम श्रीलंका के केस में जब सिंहाला लोगों ने अपनी चलाना शुरू की तो जो तमिल्स थे, है ना, उनको ऐसा लगने लगा कि यार हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी तो किसी को परवाह ही नहीं है। ठीक, तो वही हमको बताना है कि किस कारण से या किस तरीके से उनको ऐसा लगने लगा। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, जो सिंहाला गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स किए, ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से जो श्रीलंकन्स थे उनको खराब सा लगने लगा। क्या क्या हरकतें करी बस वो बता दो। उन्होंने एक्ट पास किया कि सिंहाला ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, प्रेफरेंशियल मेजर्स लिए कि गवर्नमेंट जॉब, स्कूल्स वगैरह में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सिंहाला को प्रेफरेंस दिया जाएगा, बुद्धिज्म की स्टेट फोस्टरिंग की बात की, है ना। तो इसी कारण से श्रीलंकन तमिल को ऐसा लगने लगा कि उनकी भावनाओं के प्रति कोई भी सेंसिटिव है ही नहीं, है ना। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी उन्होंने उनकी इक्वल राइट्स और ये सब कुछ डिनाई कर दी, तो उनको बुरा लगा। भाई जाहिर सी बात है, आंसर देख लो और इसको नोट कर लो, है ना। मैं आपको हिंदी में सारी चीजें समझाते जा रही हूँ, बाकी आप इंग्लिश में तो सारा कुछ लिखा ही हुआ है। ठीक, हाईलाइट एनी 3 मेजर्स अडॉप्टेड बाय बेल्जियन गवर्नमेंट टू अकोमोडेट रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। 3 मेजर हमको बताने हैं कि किस तरीके से बेल्जियन लोगों ने कल्चरल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया, है ना। कि ऐसा क्या किया उन्होंने कि वहां पर भी सेम प्रॉब्लम थी श्रीलंका वाली, लेकिन सारे लोग अच्छे से रहने लगे। तो 3 चीजें हमको बतानी है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या मेंशन किया कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो दोनों क्या हो, बराबर हो। भले मेजॉरिटी में कोई भी ज्यादा हो, गिनती में कोई भी कम्युनिटी ज्यादा हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स दोनों बराबर रहेंगे, तो दोनों खुश। ठीक, और साथ ही साथ में जो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट और अलग अलग रीजन्स ऑफ द कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, मतलब पावर शेयर कर दी जाएगी। तो जो डच स्पीकिंग पीपल है वो अपने हिसाब से चीज़ों को लीड करेंगे, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो अपने एरिया में अपने हिसाब से चीज़ों को लीड कर पाएंगे। ब्रुसेल जो पूरा कैपिटल था बेल्जियम का, वहाँ पे सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें भी दोनों कम्युनिटीज को इंडिपेंडेंट या इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जैसे कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ऐसे ब्रुसेल में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो ऐसे वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो अकोमोडेट हो पाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव वन प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार, गिनती नहीं है इतनी बार पूछा गया है, इसको तो बिल्कुल मिस मत करना। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है, प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन का मतलब ये होता है, प्रूडेंशियल को आप इस हिसाब से देख सकते हो कि क्या बेटर है ना, क्या सही है, ठीक है। और मॉरल रीजन या क्या सही है या क्या अच्छा है उस स्थिति के या परिस्थिति के हिसाब से। वही मॉरल रीजन हम देखें तो सिचुएशन को समझ के हमें क्या सीख मिली, है ना, ये रीजन हमको बताना है। तो हमको 2 रीजन बताना है, एक तो एक जो अच्छा रीजन है या जो सही है, जो बेटर बनाता है, आउटकम्स को बेटर लेके आता है। वहीं एक जो सीख नैतिक तौर पे, है ना, नैतिक, ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला नैतिक नहीं, नैतिक तौर पे, यानी कि एक मॉरल तौर पे आपको क्या लगता है कि पावर शेयरिंग किसी भी डेमोक्रेसी के लिए क्यों जरूरी है। तो प्रूडेंशियल तौर पे अगर देखा जाए तो उससे क्या होता है ना
कि आउटकम्स बेटर आते हैं डेमोक्रेसी के, है ना। जो डेमोक्रेसी के आउटकम्स है वो क्या हो सकते हैं कि भैया सब लोग साथ में रहे, सब लोग अच्छे से रहे, सबको इक्वालिटी मिले, सब लोग मिलजुल कर रहे, सबको बराबरी से रिप्रेजेंटेशन मिले, सबको बराबर राइट्स मिले। तो अगर पावर शेयरिंग होगी तो ये सब कुछ अच्छे से हो पाएगा ना, आउटकम्स बेटर आ रहे हैं। तो एक प्रूडेंशियल रीजन होगा। इसके कारण से पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाएगी, लोगों के बीच में लड़ाई भी नहीं होगी और पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। अब नैतिक तौर पे, सीख के तौर पे या मॉरल तौर पे देखा जाए तो मॉरल रीजन क्या हो सकता है कि पावर शेयरिंग, दी स्ट्रेस ऑन पावर शेयरिंग एज अ वैल्यूएबल एक्ट बिकॉज इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की एक डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही है। अगर आप चाहते हो कि कोई सी भी कंट्री अच्छे से रहे और आपने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रखी है, तो बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलना ही मुश्किल है। क्योंकि डेमोक्रेसी तो यही कहती है ना कि सबको अपने हिस्से की इज्जत या सबको अपने हिस्से की इंडिविजुअलिटी, सबको अपने हिस्से की जो रिस्पेक्ट है, जो पावर है वो दे दी जाए। तो वो किसके थ्रू दी जाएगी? पावर शेयरिंग के थ्रू ही दी जाएगी ना। तो मॉरल तौर पे ये रीजन हमको मिल गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल्सो दोनों रीजन हमने बता दिए, प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि ब्रुसेल्स जो है उसको, जब यूरोपियन यूनियन बना तो ब्रुसेल्स को क्यों हेडक्वार्टर बनाया गया? तो देखो हो क्या रहा था ना बेल्जियम में, पूरी कंट्री में, है ना, पूरी कंट्री में एक कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी और दूसरी कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी। लेकिन कैपिटल में उल्टा था, जो कैपिटल सिटी थी उनकी, वहां पे जो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी है वो कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी थी और पूरी कंट्री में जो मेजॉरिटी है वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी थी। अब ब्रुसेल्स या बेल्जियम एक ऐसा एग्जाम्पल बना जहां पर वाकई में देखा गया यार कि स्पेशल उन्होंने अपना कस्टमाइज कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, किसी की नकल नहीं करी। उन्होंने देखा उनकी कंट्री की, भैया भी रुक जाओ थोड़ी देर, उन्होंने देखा कि उनकी कंट्री की क्या जरूरतें हैं, है ना। कंपनी वाले भी परेशान करते रहते। उन्होंने देखा, कोई और फोन लगाते हैं लगाते, अभी नहीं लगा। तो उन्होंने देखा कि उनकी कंट्री में क्या प्रॉब्लम है। बेल्जियम वालों ने अपनी कंट्री की प्रॉब्लम्स को समझे और उस हिसाब से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड किया। और पूरी कंट्री में जब मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को अपनाया तो जाहिर सी बात है कैपिटल में जो माइनॉरिटी थी और मेजॉरिटी थी उन्होंने भी एक दूसरे को अपनाया। मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को अपनाया कि नहीं यार, अगर पूरे देश में हमको अपनाया गया है तो फिर यहाँ पर हम आपको वेलकम करते हैं। तो वो एक काफी अच्छा सिंबल रहा, है ना। तो जब यूरोपियन यूनियन बना तो यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या है कि अब जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सारी की सारी साथ में रहेंगी। तो ये एक अच्छा सिंबल है ना ब्रुसेल्स, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो उन्होंने उसको क्या किया, अपना हेडक्वार्टर चुना। तो उसी को आंसर के रूप में लिख लो, ब्रुसेल वाज चूजन एट द हेडक्वार्टर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन बिकॉज नंबर 1, बेल्जियम के लीडर्स ने रिकॉग्नाइज किया कि जो डिफरेंसेस हैं उनको ठीक किया जा सकता है, लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। 1970s और 1993 के बीच में उन्होंने 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम ने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ताकि लोग जो है ऐसा अरेंजमेंट निकल के आए कि ताकि लोग जो है वो साथ में रह पाए, अच्छे से हंसी खुशी रह पाए एक ही कंट्री में। साथ ही साथ में जो अरेंजमेंट है ये बहुत अलग था, बाकी सारे देशों से भी काफी इनोवेटिव भी था। ब्रुसेल वाले कैपिटल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन या पार्टिसिपेशन दिया गया दोनों कम्युनिटीज को, तो काफी एक अच्छा सिंबल था ये ऑफ द यूनिटी। इसलिए यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स को चुना गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं एंड आई होप आपने लिख भी लिए हैं। अदरवाइज अगर किसी की मम्मी मुझे कभी मिली तो आई आस्क देम कि बच्चा लिखता था कि नहीं लिखता, फिर हम कट्टी हो जाएंगे। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारी वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कूपन, कोई कोड हमारे यहाँ से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसे की तो कोई दूर दूर तक जगह ही नहीं है। हम सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ एक्सेल कर सको और सारी चीज़ों को सीखो। एजुकेशन में आपको क्या सिखाया जा रहा है, इन चैप्टर्स से क्या सीख मिल रही है, ये भी आपको समझ में है। अदरवाइज चैप्टर तो आपको कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी, है ना। लेकिन वी वांट टू लर्न फ्रॉम दैट कि क्या समझ आ रहा है, कैसे हम इसको रियल लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको ऐसे सारे वीडियोस जो है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें और आप बहुत अच्छा कुछ अपनी लाइफ में एक्सेल कर पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।